Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर और 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम टिप्स और ट्रिक्स को देख रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। The establishment of payments bank is being allowed in India to promote financial inclusion. Which of the following statement is correct? ठीक है, तो पहले बेसिक समझते हैं क्या बोल रही है कि पेमेंट्स बैंक जो है इंडिया में, जैसे पेटीएम वगैरह है ना, पेटीएम वगैरह है, वो क्या कर रहा है, पेटीएम वगैरह क्या कर रहा है, पेटीएम जो है दीज बैंक्स आर अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सबको फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लाना है ताकि सब पेमेंट कर पाएँ, है ना, सबके पास पैसा हो और सबके पास डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी हो, यही सब है उसमें, है ना। तो बोल रहा है कि सबको फाइनेंशियल सिस्टम लाने के लिए पेमेंट्स बैंक को अलाउ किया गया है। इनके लिए क्या चीज़ें मतलब क्या सही चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला देखो, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 3 ऑप्शंस में, दूसरा है 3 ऑप्शंस में, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अपन पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपर मार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू प्रमोट बाय द प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट्स बैंक। सही है ना। मोबाइल टेक कंपनीज और जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक आ गया है ना, एयरटेल पेमेंट्स बैंक वगैरह ये सब अलाउड है ना। तो ये सही है, सही चीज़ है ये। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देख लेते हैं। पेमेंट्स बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। अब देखो, पेमेंट बैंक्स दे आर अलाउड टू इशू डेबिट कार्ड्स, ठीक है, बट क्रेडिट नहीं देते। पेमेंट्स बैंक क्रेडिट नहीं देते। समझ में आ रहा है, यही डिफरेंस है इनमें कि पेमेंट्स बैंक क्रेडिट नहीं दे पाते, दे डू नॉट लेंड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है तो सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत हुआ तो क्या आ गया हमारा आंसर, बी आ गया ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़, तो ये तो है ना। अब देखो, अगर थर्ड स्टेटमेंट आप पढ़ते, ठीक है, अगर आप मान लो, अब देखो जैसे थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते कि पेमेंट्स बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़, अगर पेमेंट बैंक्स लेंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से तो कोई एक स्टेटमेंट ही सही है, 2 और 3 में से कोई एक स्टेटमेंट ही सही है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो जिस ऑप्शन में भी दोनों एक साथ है उसको हटा दो। इसको आपने हटा दिया, आपको पता है पहला सही है ना, तो ए और बी में से आपने वैसे भी इसको वो कर दिया, मतलब नॉर्मल लॉजिक लगा के भी आपने इसको 2 ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दिया, 50-50 कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट नहीं देते हैं, दे डू नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़, इसीलिए 2 हो जाता है गलत। और देखो कभी भी ऐसा हो ना, आप देखो मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है तो भी सेकंड का गलत होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप 2 को अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप आंसर पे अराइव हो जा रहे हो, और यूपीएससी चाहता है आपको आप एलिमिनेट करो, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे ऐसा ऑप्शन सही हो जाता है जो एलिमिनेशन से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर अगर रिस्क लेना ही है, अगर रिस्क लेना ही है तो इंटेलिजेंट रिस्क लो, समझ में आ रहा है। ऐसा आर्बिटरी मत मारो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके मत मार देना, ठीक है। ऐसा समझो, ऐसा मारो कि भाई हाँ देखो बैंक है, पेमेंट्स बैंक है, और 2 ऑप्शन को अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ तो मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। बट एनीवेज आपको इतना तो पढ़ा होना ही चाहिए कि पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट एक्टिविटीज़ नहीं करते, लेंडिंग नहीं करते, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। आगे बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इम्पोर्ट कवर, ठीक है, समटाइम्स सीन इन न्यूज़ का आइटम है, ठीक है। हमको नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है भाई, मेरे को जाना था वैलेंटाइंस डे पे, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इम्पोर्ट कवर का ऑप्शन क्या, इम्पोर्ट कवर का क्या मतलब है कि कोई चीज़ को कवर करना मतलब इम्पोर्ट, मतलब मान लो मैं आपसे बोलूँ कि आपको अपने एक्सपेंसेस कवर करने हैं, इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए ना हाथ में, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने एक्सपेंडिचर को अब कवर करने का क्या मतलब होता है कि उसका फाइनेंस आ पाए, है ना, यही मतलब होता है ना, यही मतलब होता है। मेरे को अगर मान लो ये बोलना है, मान लो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे को अपना एक्सपेंडिचर को कवर करना है, मेरे को अपने एक्सपेंसेस कवर करने हैं, तो आप अपने एक्सपेंसेस कब कवर कर सकते हो, जब आपकी सैलरी ज़्यादा हो, है ना, तो आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हो, यही मतलब होता है एक्सपेंसेस कवर करने का। और क्या होता है, तो इम्पोर्ट कवर करने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए
कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आप पैसा दे पाओ। ये मतलब हुआ सिंपल। इंपोर्ट कवर करने का क्या मतलब हुआ कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, जो आप बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप उसको पैसा देते हो, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको कवर कर पाओ, आप उसको पैसा दे पाओ। दैट इज़ इंपोर्ट कवर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी लॉजिक और वर्ड के मीनिंग से आपने समझ लिया कि इंपोर्ट कवर का क्या मतलब होगा, कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप इंपोर्ट के पैसे दे पाओ। ठीक है, दैट इज़ इंपोर्ट कवर। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू द जीडीपी। ऐसा तो कुछ है नहीं। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा इससे, कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम इंपोर्ट के लिए पैसा दे पाएँ, बस यही मतलब है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। वैल्यू तो है नहीं, हमको तो पैसा देना है ना, वो है इंपोर्ट कवर, पैसा देना है हमको, ये गलत है। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। रेशियो है ही नहीं। ठीक है, रेशियो तो है ही नहीं, रेशियो थोड़ी है कुछ, हमको तो पैसा देना है, पैसा है भाई, किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा। ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड फॉर बाय कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। अगेन दिस स्टेटमेंट सही है। क्यों क्यों सही है ये स्टेटमेंट? क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि ये है नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स। ये इम्पोर्ट कवर क्या है, कितने महीने तक हम इम्पोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए पैसा दे सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट कवर। तो सही है ना, सही है, हमको पैसा देना है इसमें। इम्पोर्ट कवर में हमारे पास कितना पैसा है कि हम उसको दे पाएँ। ठीक है, कितने मंथ का हमारे पास पैसा है कि हम उतने इम्पोर्ट कर पाएँ और उसको पैसा दे पाएँ, दैट इज़ इम्पोर्ट कवर। समझ में आया? डी हो गया ऑप्शन इसका। पहले तीनों तो आर्बिट्ररी स्टेटमेंट है, गलत हो गए सीधा सीधा। ठीक है, लॉजिक से हो गया क्वेश्चन, लॉजिक और दिमाग खोलने से हो गया ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब देखो जो भी ऐसे स्कीम्स होते हैं, अगर अगेन देखो ये क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार की स्कीम है, पॉजिटिव लाइट में शो होगी, है ना, ये हमने देखा था। अब नाम से भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, फसल बीमा योजना। अब नाम से आपको क्या पता चल रहा है, फसल मतलब क्रॉप, है ना, बीमा मतलब इंश्योरेंस, है ना, क्रॉप का कोई इंश्योरेंस होगा, उसी की योजना है। क्रॉप का इंश्योरेंस मतलब अगर क्रॉप फेल वगैरह हो जाती है कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उनको पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल इंश्योरेंस में क्या होता है, जब आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो क्या होता है, आप मान लो कोई पर्टिकुलर अमाउंट का इंश्योरेंस कराते हो, आप साल भर में उसका पैसा देते हो, उसका कुछ प्रीमियम देते हो ना आप, उसका कोई जो भी है, जो भी फीस होती है वो देते हो आप साल साल भर, है ना। तब भी ऐसा होता है कि अगर आपका कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो आपको पैसा वो मिलता है ना, या फिर आपके नॉमिनी को पैसा मिलता है। ऐसे ही इंश्योरेंस काम करता है ना। तो क्रॉप इंश्योरेंस भी ऐसे ही काम करता है। आपने क्रॉप का अगर इंश्योरेंस कराया तो क्या मतलब है, आपने क्रॉप को इंश्योर करा दिया, मतलब कि आपका अगर कुछ क्रॉप फेल होता है तो आपको वो पैसा मिल जाएगा, बट आपको कुछ पैसा देना भी पड़ेगा अपने साइड से, है ना, तो एज अ प्रीमियम। तो ये मतलब है फसल बीमा योजना का। ठीक है, नॉर्मल नाम से भी समझ में आ गया। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से भी समझ में आ गया इसका नाम, इसका मतलब। अब इतना अगर आपको पता है तो हम ऑप्शन 2 पढ़ते हैं, 1 और 2 पढ़ते हैं। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। अगेन अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। हमने ये तो पढ़ा है, हम ये समझ में आ गया कि प्रीमियम देना पड़ेगा, बट कोई भी क्रॉप के लिए सेम प्रीमियम 2% और किसी भी सीज़न में, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। इंश्योरर जो होता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो ये कैसे डिटरमाइन करती हैं कि आपको कितना प्रीमियम देना है, वो ये सब रिस्क से डिटरमाइन करती है ना। प्रीमियम कैसे डिटरमाइन होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रीमियम कैसे डिटरमाइन करती है, वो रिस्क से आइडेंटिफाई करती है ना। कोई अगर बहुत ही एजड आदमी अपना लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है ना उनको कुछ होने का। मान लो कोई 80 ईयर्स 70 ईयर्स का है, मान लो, है ना, वो अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसको तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत चार्ज करेगी ना, तो क्योंकि उनका उनका बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मरने का। समझ में आ रहा है? रादर देन समवन जो 10 साल का बच्चा इंश्योरेंस करा रहा है, उसके लिए प्रीमियम बहुत कम होता है ना। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि प्रीमियम क्या है, ये ऐसे डिसाइड होता है कि भाई रिस्क कितना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर क्रॉप के लिए सेम रिस्क हो? ऐसा तो हो नहीं सकता, हर क्रॉप के लिए सेम रिस्क है, किसी भी सीजन में सेम रिस्क है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो लॉजिक से ही गलत हो गया, है ना, लॉजिक से ही गलत हो गया कि आपको सेम प्रीमियम 2% प्रीमियम पे करना है हर क्रॉप के लिए और किसी भी सीजन के लिए, ये तो गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। अगेन अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट है ना। बीमा में हमने क्या बात किया था कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो अगर उससे कुछ लॉस होता है तो उसको कवर करने के लिए, है ना। तो ये सही है, तो क्या ऑप्शन हो गया, 2 हो गया। अगेन लॉजिक से हो गया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप कर सकते हो कि नहीं, येस कर सकते हो आप। ठीक है, आराम से कर सकते हो उसको बिना पढ़े भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए बस आपको। ठीक है। वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया को एग्रीकल्चर में क्यों प्रमोट किया जाता है? ठीक है, अब देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना जिसमें कोई पॉजिटिव चीज़ होती है,
उसके पॉजिटिव स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, ठीक है। अब नीम क्या है, नीम एक पॉजिटिव चीज़ है ना, नीम के तो बेनिफिट्स होते हैं, हम उसको मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ करते हैं ना नीम को, नीम के पॉजिटिव यूजेस हैं, तो हम नीम को क्या करते हैं मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। तो इसके जनरली जो ऐसे ऑप्शन होंगे जो पॉजिटिव हैं वो जनरली सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये नीम है ना, नीम क्या है, नीम एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, तो इसीलिए इसके पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे लिखा होता है टोबैको कोटेड यूरिया, अब टोबैको निगेटिव चीज़ है तो उसके निगेटिव ऑप्शन के सही होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, समझ में आ रहा है। तो नीम कोटेड यूरिया का पॉजिटिव चीज़ सही होगा, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूरिया क्या है, यूरिया एक फर्टिलाइज़र है ना, यूरिया एक फर्टिलाइज़र है। और अभी क्या दिक्कत चल रहा है, हम देखो अब थोड़ा बहुत ना जनरल अवेयरनेस ही पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर में क्या दिक्कत आता है, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का दिक्कत आता है ना, कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है ना, तो सॉइल ख़राब हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है ना, यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब कोई क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड जिसमें फर्टिलाइज़र है, तो हम उस क्वेश्चन का मकसद क्या हो सकता है कि भाई ये फर्टिलाइज़र का जो ओवर यूज़ है उसको कम करना है ना, इससे जो सॉइल पे इफेक्ट आ रहा है उसको कम करना है, यही मकसद हो सकता है इसका, है ना। नहीं तो क्यों ही क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो नीम, एक तो नीम है, हमको पता है नीम कोई पॉजिटिव चीज़ है, और हमको ये पता है कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र की बात हो रही है, मतलब ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र को कम करने की बात हो सकती है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, नीम ऑयल थोड़ी है, हमने तो बस नीम से कोट किया, ऑयल कहाँ से आ गया इसमें, है ना। यूरिया को नीम से कोट किया, ऐसा कुछ है। तो ये बेसिकली फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, इस टाइप से कोई ऑप्शन हो तो मज़ा आएगा, वो सही हो सकता है। नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। अगेन ये जो मैं आपको बता रहा था कि नीम जो है वो क्या बोल रहा है कि यूरिया एज अ फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र का जो जो जितना फर्टिलाइज़र सॉइल में जा रहा है उसको स्लो डाउन करेगा, उसको कम करेगा, है ना। उसको कम करेगा तो क्या होगा, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, दिस कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन। तीसरा पढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप फील्ड्स। अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, रिलीज होती ही नहीं है नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप फील्ड्स, तो ये तो बेकार बात है ना, नाइट्रोजन तो रिलीज होती है। डीनिट्रिफिकेशन बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडी साइड एंड अ फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। वीडी साइड है क्या, नीम एक वीडी साइड है क्या, नहीं वीडी साइड तो नहीं है, वीडी साइड तो नेगेटिव चीज़ होती है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और पहला कोई सेंस नहीं बना रहा कि नीम ऑयल रिलीज़ होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया बी, है ना। अगेन थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, थोड़ा बहुत लॉजिक काम कर रहा है इसमें, है ना, समझ में आया। तो ये हमने क्या है, ये हमने बेसिकली 16 का ख़त्म कर दिया, है ना। अब 15 का भी स्टार्ट करके 15 को भी ख़त्म कर देते हैं। अभी नहीं ख़त्म करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। चौदवा क्या बोल रहा है, मेकोंग गंगा कॉपरेशन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्टिसिपेंट। अब मैंने ये क्वेश्चन इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मेरे को आपको निमोनिक बताना है इसका। मेकोंग गंगा की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं उसका निमोनिक है ITC LMB। IT ऐसे याद कर सकते हो, इसका कोई सेंटेंस बना सकते हो, ITC ओन्स LMB करके, है ना, ITC ओन्स LMB। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ITC और LMB क्या है, ITC एक कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, और LMB क्या है, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। LMB आपके उसमें लिखा रहता है ना ड्राइविंग लाइसेंस वाले कार्ड में, तो ऐसे याद कर सकते हो, ITC ओन्स LMB, ठीक है। तो ITC मतलब आई क्या हो गया, इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, एल से लाओस, M से म्यांमार और V से वियतनाम, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, चाइना नहीं है, चाइना हटा देते हैं हम, ठीक है, चाइना हटा दिया तो। और बांग्लादेश भी नहीं है ना, बांग्लादेश भी नहीं है, बी तो कहीं आ नहीं रहा, तो बांग्लादेश भी नहीं है, तो 1 भी हटा दिया। एक मिनट रुको, हाँ 1 भी हटा दिया और 3 भी हटा दिया। तो देखो सिर्फ 1 ही हटा दो आप, 1 अगर आप हटा देते हो तो क्या होगा आंसर, बी हो गया ना आंसर। ITC, अगर आपको बस ये इतना भी पता है ना कि इसका शॉर्ट फॉर्म ये था ITC LMB, तो आप देख लोगे कि यार बी तो इसमें कहीं आ नहीं रहा, बी नहीं आ रहा तो हटा दो 1 को, 1 हट गया तो बी आ गया, है ना। सही है, समझ में आ गया, तो आप ये कर लेना, ठीक है। ऐसे भी कुछ भी बना सकते हो, ITC की LMB, ITC ओन्स LMB, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो बस कुल मिला के बात ये है कि निमोनिक से याद करोगे तो याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। टाइड्स अकर इन ओशियंस एंड सीज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जनरली लोगों को क्या लगता है टाइड्स ग्रेविटेशनल पुल से ओरिजिनेट होती हैं, और वो जो बचपन में हमने पढ़ा होता है ना कि सन और मून से ओरिजिनेट होती है, हमको वही याद रहता है इसमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम बस सोचते हैं कि 1 और 2 ही आंसर है इसका, है ना।
और अगर इतना पता ही है तो बढ़िया है, बट मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है कि ये इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी रोल प्ले करता है, ठीक है। बट एनीवेज अगर आपको ये नहीं भी पता तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। टाइड्स अगर इन ओशंस एंड सीज ड्यू टू द फॉलोइंग: ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। ये तो हमको पता ही है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन और मून से टाइड्स ओरिजिनेट होती हैं। अगर आपको ये भी इतना भी पता है तो आप डी मार दोगे इसका आंसर, ठीक है, सही हो जाएगा। बट इसमें यूपीएससी आपके दिमाग से प्ले कर सकता था, जो कि किया नहीं उन्होंने। इसमें अगर ये ऑप्शन ये लोग दे देते ना 1 और 2, ऐसा कोई ऑप्शन होता 1 और 2, इसको हटा के दे देते 1 और 2, तो मेरी बात मानो मैक्सिमम जनता ये मार के आती इसमें बी ऑप्शन। क्योंकि जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये लोगों को पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इतना अच्छे से कोई पढ़ता नहीं। देखो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना फिजिकल ज्योग्राफी की, तो हमने अपने कोर्स में भी कवर किया, जो चल रहा है उसको देख लेना एक बार। जो टाइड्स हैं, है ना, जो टाइड्स हैं, टाइड्स जैसे मान लो सन और मून एक साथ एक लाइन पे रहता है, तो क्या होता है, एक बल्ज क्रिएट होता है ना, यहाँ पे बल्ज क्रिएट होता है। तो इस बल्ज को इस बल्ज को काउंटर करने के लिए अर्थ अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है, और दूसरे साइड पे भी उतना बल्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होता है ना, जो नेट टाइडल फोर्स होता है, वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस? जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन है, माइनस जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फोर्स निकल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी रोल प्ले करता है। बस ये कंसेप्ट बताना था मेरे को आपको। बाकी नॉर्मल ये उससे तो हो ही सकता है, पहले दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले दो अगर आपको पता है तो डी तो हो ही जाएगा, जो कि सबको पता रहता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस में यूज़ होती है? ये मैंने क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है ये बताने के लिए, क्योंकि देखो ऐसे नॉर्मल लगता है कि साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चंस में सारा आंसर होता है ना, बट यूपीएससी आपके साथ खेल सकता है, क्योंकि यूपीएससी को भी मालूम है जनरली आप सारे क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम जनता गलत करके आई थी। क्यों गलत करके आई थी? क्योंकि उनको लगा यार रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, साइंस की टेक्नोलॉजी है, सब सही होगा इसका ऑप्शन, तो डी हो जाना चाहिए, जबकि डी इसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो ऐसे देखो मैंने वही बोला, हर 90% ऑफ द केसेस में होता है ऐसा कि सारा सही होता है, बट 10% केसेस में ऐसा होता है कि सारा चीज़ सही नहीं होता है, ठीक है। और वो 10% में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग किस लिए यूज़ होता है? रिमोट सेंसिंग बेसिकली इसमें आपको आना चाहिए, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स है वो बेसिकली किस लिए यूज़ होती है? इमेजिंग के लिए। इमेजिंग और जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, जैसे क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, उसको हमको एसेस करना है तो उसके लिए यूज़ होगा। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इसके लिए यूज़ होगा, है ना। मिनरल एक्सप्लोरेशन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ होगा, ये भी सही है ना। अभी क्या है, जो टेली कम्युनिकेशन जो होता है ना, टेली कम्युनिकेशन कौन करता है? जो अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स होती हैं ना, वो करती हैं, है ना। जो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं, ठीक है। तो जो जी सैट्स वगैरह होती है ना, जो जी सैट होती है, वो करती है टेली कम्युनिकेशन का काम। ये आपको पता होना चाहिए था। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो करती हैं टेली कम्युनिकेशन का काम। तो ये हो जाता है गलत, इसमें ये गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी सैट्स वगैरह जो होती हैं वो जो है टेली कम्युनिकेशन का काम करती हैं, रिमोट सेंसिंग वाली जो है वो काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, ठीक है, तभी कर पाओगे इसको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।